आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर सीतापुर से है। तेज आंधी पानी के चलते गई महिला की जान। तेज आंधी के दौरान उड़ती हुई लोहे की टीन सेट से बचने के चक्कर में महिला छत से नीचे गिरी। गंभीर अवस्था में घायल होने पर लाया गया जिला अस्पताल। जिला अस्पताल लाने पर हुई 3 बच्चों की मां की दर्दनाक मौत। जनपद के कोतवाली देहात इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा। तुम्हारा ये कौन है तुम्हारी? हाँ, क्या नाम है? क्या हुआ था? कैसे? आंधी आई थी? आंधी आई थी? आंधी में टीन पकड़ ली थी? अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? नवादा थाना। थाना कोतवाली देहात। हाँ नाम का इनका? ठीक। खेती खड़ी बस में जा टकराई है। बस में टकराते ही कार सवारों में मची खलबली, चीख पुकार। मौके पर कार चालक की मौत और 5 मेडिकल कॉलेज में भर्ती। मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान एक महिला की मौत, 4 की हालत गंभीर, कानपुर रेफर। शादी समारोह से वापस आते समय हुआ हादसा। थाना सौरिक के नादेमऊ के पास का बताया जा रहा हादसा। खबर सीतापुर से है, जहां बिजली स्पार्किंग से फैक्ट्री में लगी है भीषण आग। करीब 2 करोड़ का सामान जलकर खाक हुआ। देर रात बिजली स्पार्किंग से लगी थी भीषण आग, मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों ने पुलिस व फायर ब्रिगेड को दी है सूचना। घंटों कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग पर पाया है काबू। महमूदाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम मीरा नगर में स्थित मोहन इंटरप्राइजेस में लगी आग लगने से लैया फैक्ट्री जलकर राख हुई है। जनपद के कोतवाली महमूदाबाद क्षेत्र के मीरा नगर गाँव का पूरा मामला। क्या नाम है आपका? मोहनलाल। पिता का क्या नाम है? कहाँ रहते हो? मीरा नगर। ये जो घटना हुई है कैसे हुई, कैसे आपको जानकारी मिली? जानकारी तो यहाँ के फ़ोन किए हमको, तो हम आए हैं, मालूम हुआ कि आग लग गई है। तो आपका घर कहाँ पर पड़ता है गांव में? हम रहते तो अंदर घर है। अंदर है। जब आए जब यहाँ पर आए हैं तो फायर ब्रिगेड अग्नि बुझाने वाली मशीन आ चुकी थी? हाँ, फायर ब्रिगेड आ चुकी है। आ चुकी थी। तो इसमें लगभग मतलब काहे का काम होता था इसमें? इसमें लिया फैक्ट्री है। लिया फैक्ट्री है। तो इसमें लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? इसमें तो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इसका इसको अभी आपने कहीं सूचना दी थी? पुलिस विभाग में नहीं दिया? नहीं, अब आए हैं हम, अब सूचना देंगे। थाने में सूचना दी नहीं दी अभी? नहीं, थाने में दे दी, आ गए वहाँ के चौकी इंचार्ज आए थे? आ गए हैं, दरोगा साहब आ गए हैं। अच्छा अच्छा। और पुलिस आ गई है। अच्छा, कार्रवाई चल रही है? हाँ, कार्रवाई चल रही है। 112 नंबर आ गई है। ठीक ठीक। एकदिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत कांकरपुर में निकली भोगनीपुर और साथ ही निचली गंग नहर में रो रहे निर्माणाधीन पुल के नीचे लगातार 2 दिन से शव मिलने से आसपास के क्षेत्र में मचा हड़कंप। निर्माणाधीन पुल पर काम करने वाले राज मिस्त्री ने शव को देखते ही सूचना एकदिल थाना पुलिस को दी है। और साथ ही आपको बता दें, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एकदिल थाना पुलिस और सीओ सिटी अभय नारायण राय घटना की जानकारी देते बताया कि एकदिल थाना पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उसी निर्माणाधीन पुल में लगभग 2 दर्जन छोटे बड़े पशुओं के शव फंसे होने की महक से निकलने वाले राहगीर भी परेशान हो गए हैं।
पर सिविल थाना क्षेत्र में एक बॉडी मिली है, किस तरह का मामला है? देखिए, ये कांकर पुल जो निर्माणाधीन है, यहाँ पर राजमिस्त्री का काम करने वाले हैं योगेंद्र सिंह। इनके द्वारा आज थाना एकदिल को सूचना दी गई कि वहाँ यहाँ पर एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है। चूँकि अभी पुल निर्माणाधीन है तो बहुत सारे उसमें घास फूस के आने की वजह से वहाँ ठहराव है, और इस ठहराव के क्रम में ही ये बॉडी कहीं से आई हुई है। अभी तक इसकी पहचान नहीं हो सकी है। इसका पंचनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए आगे मोर्चरी बॉडी को भेजा गया है। तत्काल इसमें पता लगाया जा रहा है, अगर कहीं गुमशुदगी लिखी हो आसपास के आपके चैनल के माध्यम से लोगों के द्वारा अगर इसमें कोई सूचना मिलती है तो तत्काल इसको अवगत कराएं, और बाकी पोस्टमार्टम के बाद आगे की अग्रेतर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। कल भी एक बॉडी मिली है उसकी। ये सेम ही प्रक्रिया है, दोनों ही चीज़ों के लिए हम लोग अपना प्रयासरत है। चूँकि प्रवाह है, इस प्रवाह के क्रम में कई बार कपड़े फट भी जाते हैं इस तरह की चीज़ों के लिए, तो जब तक पूरे तथ्य हम लोगों के प्रकाश में नहीं आ जाते बहुत कुछ उसके बारे में कह पाना मुश्किल रहेगा। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वस्तु स्थिति क्लियर होती है। खबर सीतापुर से है, जहां आपको बता दें भीषण सड़क हादसे में अज्ञात व्यक्ति की दर्दनाक मौत, शव सड़क पर शक विशत हालत में देख इलाके में फैली सनसनी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच में जुटी है। सीतापुर के महमूदाबाद मार्ग ढहवा पेट्रोल पंप के पास की घटना बताई जा रही है। मथुरा में कानून को खुली चुनौती दी गई। अपराधी पर शिकंजा कसने की जगह मीडिया से कैमरे को बंद कराने में जुटे रहे पुलिसकर्मी। शातिर अपराधी के कुल्हाड़ी से किया है पार्षद पर हमला, और साथ ही हमले में बाल बाल बचा है पार्षद। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर थाने के मुंशी ने कवरेज कर रहे पत्रकारों से की है अभद्रता। मोबाइल छीन वीडियो डिलीट करने का किया है प्रयास। मथुरा के थाना गोविंदनगर इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब भाजपा पार्षद धनंजय लोधी पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया गया, और पुलिस ने पार्षद का मेडिकल कराया और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। क्या नाम है आपका, क्या कुछ हुआ है? मेरा नाम धनंजय सिंह लोधी है और मैं अर्जुनपुरा क्षेत्र से पार्षद हूँ। आज 30 तारीख को रात 9:30 बजे करीब मैं अपने घर पहुँचा था। मैंने अपनी बाइक अंदर अपने गैराज में लगाकर मैं अपनी रैंप पे खड़ा हुआ था। वहाँ पे अचानक जेल से छूटे हुए 2 कुख्यात अपराधी गाली देते हुए आते हैं और दरवाजे पर खड़े होकर मुझे गालियां देते हैं। मेरे रोकने पर वो भद्दी गालियां देते हैं, फिर गली वाले आकर उनको इधर उधर कर देते हैं, धमकी देते हुए कि तुझे जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, गालियां देते हुए चले जाते हैं। उसके 5 मिनट बाद वो दोबारा वापस आते हैं और कुल्हाड़ी से मुझ पे प्रहार करते हैं, लात घूंसे डंडे मारते हैं मुझ पे। कुल्हाड़ी से मैं बाल मुझे पब्लिक बचा लेती है और कुल्हाड़ी उनसे छीन लेती है। कौन है ये लोग? ये दोनों लोग गांजा माफिया हैं, जेल से छूटे हुए हैं। अभी फिलहाल ही कुछ दिनों पहले ही जेल से आए हैं। रवि शर्मा सन ऑफ राम बाबू शर्मा और दीपक शर्मा सन ऑफ राम बाबू शर्मा, ये पूरा परिवार गांजा माफिया है, हिस्ट्री सीटर है, मर्डर इनकी फितरत में है। आज मुझे पूरी तरीके से जान से मारने के फिराक से ये आए थे। क्या कभी पहले भी हमला किया इन लोगों ने, कभी धमकी दी है? जी पहले भी ये मुझे कई बार ऐसा महसूस हुआ है कि ये मेरा पीछा कर रहे हैं। जगह जगह पर मुझे खड़े हुए मिलते थे, जहां मैं बैठता हूं ये मुझे वहां नजरबंद रखते थे। और आज जब इन्होंने शराब पी रखी थी, पता नहीं क्या कर रखा था, मैं अपनी रैंप पर जब खड़ा हुआ था तो अचानक आते हैं और गालियां देना शुरू कर देते हैं। मेरी पुलिस से ये मांग है
कि मैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, समाज सेवी हूँ, जनता का सेवक हूँ और मेरे परिवार ने सदा जनता के हित में कार्य किए हैं और पुलिस के द्वार पे मैं खड़ा हुआ हूँ अपने न्याय मांगने के लिए, अपनी सुरक्षा मांगने के लिए। सिद्धार्थनगर में पेट्रोल की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है। इटवा थाना क्षेत्र से बल्दीराय चौराहे पर पेट्रोल 200 रुपए प्रति लीटर तक बेचे जाने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि एक पीड़ित ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि संकट के समय कुछ लोग मुनाफाखोरी कर रहे हैं और साथ ही लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि इस तरह की कालाबाजारी पर तुरंत रोक लगाई जा सके। खबर चंदौली से है, जहां चंदौली पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 32 किलो अवैध गांजा किया है बरामद। मौके से 2 गांजा तस्करों को किया गया गिरफ्तार। बरामद गांजे की कीमत 8.50 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्कर बिहार से गांजा खरीदकर सोनभद्र, चंदौली व आसपास के जिलों में करते थे बिक्री। तस्कर गांजा बिक्री के पैसे से करते थे जीवन यापन। गिरफ्तार तस्करों में एक बिहार राज्य के भभुआ जिले का निवासी है, वहीं दूसरा तस्कर चंदौली जिले के चकरघट्टा थाना क्षेत्र का निवासी है। पुलिस ने दोनों तस्करों के ऊपर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा है और साथ ही नौगढ़ पुलिस को मुखबिर की सूचना पर कोवा घाट पुलिस के पुल के समीप मिली है ये बड़ी कामयाबी। कल दिनांक 30/4/26 को थाना नौगढ़ की पुलिस के द्वारा चेकिंग के दौरान 2 गांजा तस्करों को कौवा घाट पुल के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से करीब 32 किलो गांजा बरामद किया गया है। पूछताछ में एक ने अपना नाम बलवंत यादव, उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी ग्राम केसार, थाना अंतर्गत चकरघट्टा बताया है। वह दूसरा अभियुक्त जिसका नाम मुलायम यादव, उम्र करीब 30 वर्ष, ये ग्राम चौधरना, थाना अधौरा, जनपद कैमूर, भभुआ, बिहार का रहने वाला है। इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि ये जो गांजा है ये भभुआ के ही कुछ गांव जो कि जिनका विवरण इस प्रकार है: कुरवा सोत, ग्राम जमुनीनार व ग्राम कंधानार, यहाँ से ये छोटी छोटी क्वांटिटी में पहाड़ी क्षेत्रों से गांजा को कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। वो गांजा लाके यहाँ पे सोनभद्र व अन्य सीमावर्ती जनपद हैं, वहाँ पे आके इन पे बेचने का कार्य करते हैं। वह बड़े मुनाफा इससे कमाते हैं। इसमें एक पृथक रिपोर्ट इनके जनपद में भी इनके उच्च अधिकारियों को कब से प्रेषित की जाएगी, वह इसमें आगे की कार्रवाई प्रचलित है। गाजियाबाद थाना साहिबाबाद के चौकी शहीद नगर में शादी कर लाई लड़की के साथ जेठ शमशाद मामा का लड़का वसीम लगातार दुष्कर्म कर रहे थे। जब इसमें अपने पति इरशाद पुत्र बहादुर सास छोटन को इस घटना की शिकायत की तो सास छोटन ने कहा कि शादी करके नहीं आई है, तेरे साथ ऐसा ही होगा। और यही नहीं, पीड़िता का आरोप है कि नशे की गोली खिलाकर मेरे साथ दुष्कर्म करते थे। किसी तरह से पीड़िता भागकर अपने रिश्तेदार के घर पहुंची है, परिवार के साथ चौकी गई है, मगर पुलिस ने पीड़िता को धमकाकर भगा दिया। अब शहीद नगर चौकी क्षेत्र में तैनात दरोगा का कहना लड़के शरीफ हैं। इससे स्पष्ट होता है कि शहीद नगर की पुलिस मिली हुई है। ऐसे में पीड़िता को न्याय कैसे मिलेगा, इसको लेकर मुख्यमंत्री से न्याय लगाने की गुहार लगाई गई है। हुई है ससुराल में, क्या मामला है? जी, मैंने पसंद से शादी करी थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे 2-3 महीने तो ठीक रखा, उसके बाद मुझसे गलत काम करवाने लगा। अपने मामा के लड़के को बुलाता था और अपने भैया से मेरा गलत काम करवाता था और मुझे नींद की गोली देता था। मुझे कहीं ना आने देता था ना जाने देता था। उसकी माँ कहीं भी जाती थी मुझे साथ लेके जाती थी। मुझे घर में ताला लगा के बंद रखते थे वो लोग। अब मुझे मौका मिला तो मैं अब यहाँ से निकल के भागी, अपनी फुप्पो की लड़की घर पहुँची, क्योंकि मैं अपने घर तो जा नहीं सकती थी, वो लोग मुझे मार देते। सास को आपने बताया था कि भी मेरे साथ? सास को बताया था, मेरे पति को पता था, मेरे ससुर को पता था। उन्होंने ये बोला तू शादी करके नहीं, तू भाग के आई है, तेरे साथ ऐसा ही होगा। तो ये आपके जो मामा के लड़के बता रही हो और देवर बता रहे हो, क्या नाम है इनके? मामा के लड़के का नाम वसीम है और मेरे जेठ का नाम शमशाद है। अच्छा,
तो ये लोग आपसे बलात्कार करते ये थे? करते थे मेरे साथ गलत काम। अच्छा। वो मुझे नींद की गोली देती थी नशा की, मेरे साथ काम करवाती थी और मुझे पता नहीं और कितने लोग आते थे। तो आपने चौकी में गए शहीद नगर में, तो उन्होंने कुछ आपको? उन्होंने, वो लोग उनसे मिले हुए हैं, वो लोग हमारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अब आप क्या चाहती हो योगी बाबा से? मैं तो योगी बाबा से बस इंसाफ चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, मुझे इंसाफ। जी, क्या मामला है पूरा आपके साथ? ये घटना हुई है ससुराल में, क्या मामला है? जी, मैंने पसंद से शादी करी थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे 2-3। महोबा से एक बेहद हृदय विदारक खबर सामने आई है, जहां उर्मिला डैम में नहाने गए 2 मासूम बच्चों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतक बच्चे आपस में चाचा भतीजे थे और अपने माता पिता के इकलौते वारिस थे। 14 घंटे के बाद शुक्रवार सुबह दोनों के शव बरामद हुए हैं। महोबा जनपद के श्रीनगर थाना क्षेत्र से आने वाले पिपरा माफ गाँव में रहने वाले आदिवासी कुछ बंदिया परिवार के 2 चिराग उर्मिला डैम की गहराई में हमेशा के लिए खामोश हो गए। 8 साल का रितेश और उसका रितेश का चाचा 10 साल का आर्यन गुरुवार दोपहर करीब अपने 4 साल की छोटी बहन प्राची के साथ डैम पर नहाने गए थे। खेलते खेलते दोनों बच्चे गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाए और पानी में ही समा गए। जब काफी देर तक बच्चे घर नहीं लौटे तो परिजनों ने धड़कनें तेज होने पर तभी नन्ही प्राची दोनों भाइयों के कपड़े लेकर घर पहुंची और बताया कि भाई पानी में ही रह गए हैं। ये सुनते ही कोहराम मच गया। रितेश के पिता ज्ञान सिंह, जो फेरी लगाकर परिवार पालते हैं, बदहवास होकर डैम की ओर भागे। ग्रामीणों और स्थानीय पुलिस ने तुरंत खोजबीन शुरू की, लेकिन शाम ढलने और अंधेरा होने के कारण सफलता नहीं मिली। प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसडीआरएफ की टीमों को मौके पर बुलाया। पूरी रात परिजनों ने उर्मिला डैम के किनारे सिसकियों में काटी है। करीब 14 घंटे बाद आज सुबह दोनों मासूमों के शव पानी में उतराते मिले हैं। शव देखते ही परिवार में चीख पुकार मच गई। दुखद बात यह है, आर्यन अपनी 4 बहनों के बीच इकलौता भाई था। ये बच्चे एक 8 साल का, एक 10 साल का है और एक का रितेश, एक आर्यन। और इन ये 3-3:30 बजे की किस्सा है। 3:30 बजे से गोल टपरा सफरने हुए माता, बड़ी माता फिर क्या हुआ फिर हम ढूंढते रहे, लड़का भी आ गया 5:30 बजे फेरी बंदी करके। फिर हमने बताया कि लड़का गोल है, लड़का नहीं मिलते। फिर हम गांव में देखा, बंदा भागे वो तलैया का। फिर वो बहन जो साथ में लड़की थी उसने बताया कि हम कपड़ा उठा लिया, 2 भैया वही खत्म हो गए पानी में। कब मिली उनकी बॉडी? कब मिली उनकी बॉडी? 8 साढ़े 8 बजे। कितने घंटे बाद मिल पाए ये लोग? सुबह मिली है, पूरी रात पड़े रहे पानी में, हम ढूंढते रहे, नहीं मिलेगी। फिर इसके बाद जब पुलिस आई है, जब सवेरे फिर नाव से निकाला गया 8:30 बजे। आपका क्या नाम? हमारा बड्डा नाम। बड्डा। हाँ। समथिंग ये पिपरा में रहती थी और अपना धंधावार करते थे। तो एक लड़की 2 लड़के गए थे नहाने के लिए उर्मिल बांध में। तो क्या हुआ, ये तीनों नहा रहे थे तो जो लड़की थी छोटी, उनके कपड़े लेके भगाई और ये दोनों किसी कारणवश पानी में डूब गए। और मतलब समथिंग 3 बजे, 3:30 बजे के मतलब फिर इनको सर्च किया गया पूरे गांव में, पूरे मतलब तालाब में। तो मतलब इनको फिर पुलिस की सूचना दी। फिर जब पुलिस आई तो इनको बहुत सर्च किया गया और सुबह 8:30 बजे के समथिंग इनकी बॉडी मिली थी तालाब में। 2 लड़के थे, दोनों खत्म हो गए, रितेश और आर्यन। ये आपस में चाचा भतीजा थे, दोनों नहाने के लिए गए, अपना खत्म हो गए। कैसा माहौल है घर में? मतलब दोनों परिवार बहुत ही सदमे में है और बहुत ही दुख है। मेरा नाम आकाश है जी। दिनांक 30 अप्रैल 2026 को शाम लगभग 7:30 बजे थाना श्रीनगर क्षेत्र के ग्राम पिपरामाफ स्थित उर्मिल डैम
के पास 2 बच्चों के डूबने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही थाना स्थानीय की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और गोताखोरों के सहायता से सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जांच में पता चला कि ये बच्चे रितेश उम्र करीब 7 वर्ष व आर्यन उम्र करीब 8 वर्ष जो अपने परिजनों के साथ डैम के पास ही डेरा डाल के रहते थे, शाम को करीब 4:30 बजे नहाने के लिए डैम के पास गए थे और उसमें डूब गए। एक 4 साल की बच्ची जो इनके साथ थी उसने आके परिजनों को यह बात बताई। सर्च अभियान के दौरान दोनों बच्चों के शव आज प्रातः बरामद कर लिए गए तथा शव को नियमानुसार कब्जा पुलिस में लेते हुए पंचायतनामा मुरतब कर वास्ते पीएम भेजा गया है। प्रकरण में सभी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई संपादित की जा रही है। बेनीगंज में महिला आरक्षण को लेकर गूंजे नारे और साथ ही वहां बेनीगंज में आपको बता दें कि महिला आरक्षण को लेकर प्रदर्शन किया गया और साथ ही वहां पर आरक्षण के मुद्दे को लेकर नारे गूंजते रहे। पदयात्रा का आयोजन किया गया। हरदोई के बेनीगंज में गुरुवार को भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर महिला जन आक्रोश पदयात्रा का आयोजन किया गया और साथ ही महिला मंडल अध्यक्ष लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में निकाली गई इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में महिला और पुरुषों ने हिस्सा लिया है। पदयात्रा के दौरान महिलाओं के आरक्षण को लेकर जोरदार नारेबाजी की गई और आम जनता को जागरूक करने का संदेश दिया गया। लक्ष्मी सिंह ने बताया कि यह अभियान महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है, जिसके तहत गलियों और मुख्य मार्गों में रैली निकाली गई और साथ ही वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष रोहित वैश्य ने सपा और साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दलों के महिलाओं के आरक्षण का विरोध इन दलों ने किया है, जिससे महिलाओं में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब जरूर देगी। इस पदयात्रा में रोहित वैश्य, लक्ष्मी सिंह, ऋषिकेश आस्थान और साथ ही कृष्ण कुमार शुक्ला, बड़क के राकेश वैश्य समेत बड़ी संख्या में महिलाएं और भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। सीएम धामी ने श्रीपुर बिछुआ में दी है श्रद्धांजलि और साथ ही जन समस्याओं का समाधान। अधिकारियों को दिए हैं सख्त दिशा निर्देश। आपको बता दें कि खटीमा से खबर है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने खटीमा दौरे के दौरान एक बार फिर अपने सरल और साथ ही संवेदनशील अंदाज में नजर आए हैं। सीएम धामी ने ग्राम सभा श्रीपुर में बिछुआ पहुंचकर शोकाकुल परिवार से मुलाकात की और साथ ही मौके पर मौजूद जनता की समस्याओं का तत्काल संज्ञान लिया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज खटीमा के श्रीपुर बिचुआ गांव पहुंचे हैं। यहां उन्होंने स्थानीय निवासी रमेश सिंह चड्डा के आवास पर जाकर उनकी माता स्वर्गीय श्रीमती रामा देवी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। जनता की शिकायतों पर कड़ा रुख अपनाते हुए सीएम ने निर्देश मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर तुरंत ही किया जाए। और साथ ही आपको बता दें कि साथ ही दौरे के दौरान मुख्यमंत्री का मानवीय चेहरा भी सामने आया जब वे हेलीपैड पर बच्चों से मिले। सीएम ने बच्चों से बातचीत की और उनका उत्साहवर्धन किया है, जिससे बच्चे काफी उत्साहित नजर आए हैं। हमारी सरकार के 4 साल का कालखंड एक दूसरी सरकार का
भारतीय जनता पार्टी का पूरा हुआ है और हमने प्रयास किया है कि एक एक पल और एक एक क्षण राज्य के विकास के लिए समर्पित किया जाए, राज्य के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों के लिए समर्पित किया जाए, मातृशक्ति को समर्पित किया जाए और जिसको ध्यान में रख के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी मातृशक्ति को सभी प्रकार की भागीदारी, सभी प्रकार के अधिकार देने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 में लेकर आए थे। लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के साथी दलों की कुटिल राजनीति के कारण ये राजनीति की भेंट चढ़ गया, जो 2029 में हमारी माताओं बहनों को, हमारी नारी शक्ति को जो अधिकार मिलने थे वो अधिकार मिलने से वंचित रह गए। लेकिन हमारा प्रयास है उत्तराखंड में लगातार अपनी मातृशक्ति के लिए लगातार काम करेंगे। हमने 30% का आरक्षण यहाँ की सभी सरकारी नौकरियों में मातृशक्ति के लिए उसका प्रावधान किया है। 33% का आरक्षण सहकारी समितियों में किया है। हमारा प्रयास है कि मातृशक्ति हर क्षेत्र में आगे आए। महिला स्वयं सहायता समूह को हम 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, अन्य माध्यमों से उत्पाद बनाने वाली हमारी बहनें हैं, कितने अच्छे अच्छे उत्पाद उनके द्वारा बनाए जाते हैं, जिसकी मांग आज देश और दुनिया में हो रही है और लगातार सरकार भी उनको प्रोत्साहित करने के लिए काम कर रही है। उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश के अंदर लगभग 3 लाख बहनें आज लखपति दीदी बन चुकी हैं। 2,70,000 के आसपास बहनें हमारी लखपति दीदी बनकर एक उन्होंने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक बड़ा इतिहास बनाने का काम किया है। नौजवान युवाओं के लिए हमने नकल का अध्यादेश लागू किया है। समान नागरिक संहिता का कानून देश का सबसे पहले उत्तराखंड राज्य में लागू हुआ है। लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी जो कुत्सित और घृणित मानसिकताएं हैं, उन सब के खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई की है। और समान नागरिक संहिता का कानून लागू होने के बाद राज्य में बहुविवाह, हलाला, इद्दत, 3 तलाक जैसी कुरीतियों से मुस्लिम बहनों को छुटकारा मिला है। मदरसा बोर्ड हमने समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसके पीछे हमारा हेतु है कि सभी धर्मों के बच्चे, उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सबको शिक्षा का अधिकार है, उसके तहत आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए, न कि पुरानी कबीलाई मानसिकता की शिक्षा मिले। इसके साथ साथ आज हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो या हमारा उद्योग का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड को एक देश में अलग एक मुकाम प्राप्त हुआ है। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश के अंदर उत्तराखंड आज पहले स्थान पर आया है। फिल्म प्रोडक्शन के मामले में भी फिल्म निर्माताओं के लिए पहला पसंदीदा स्थान हमारा उत्तराखंड बन रहा है। 4 धाम यात्रा प्रारंभ हो गई है और पिछले 1 हफ्ते में 5 लाख के लगभग तीर्थयात्री श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन करने के लिए आ चुके हैं। एक उनकी यात्रा इस बार अच्छी यात्रा होगी, एक अच्छा स्मरण और एक अच्छा इतिहास बनेगा। इसी के साथ साथ पूरे राज्य में पर्यटन की यात्रा भी शुरू हो गई है। यहाँ माँ पूर्णागिरी के धाम में आने वालों की संख्या भी कई लाखों का रिकॉर्ड पार कर चुकी है। आदि कैलाश यात्रा हमारी वह भी प्रारंभ होगी आने वाले समय में। हेमकुंड साहब की यात्रा शुरू होगी। हमारा रीठा साहब का कार्य, यहाँ भी कार्य उत्सव भी शुरू होगा। सभी जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, उन स्थानों की यात्रा के लिए हमने चाहे मानस खंड हो, चाहे केदार खंड हो, दोनों ही स्थानों पर सभी प्रकार की अवस्थापना सुविधाओं को ठीक करने का प्रयास किया है। हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में उत्तराखंड हर क्षेत्र में देश के लिए एक मिसाल बने, देश के लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस का राज्य बने, क्योंकि देवभूमि है और देवभूमि से ही। और नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो अभी रुका है, उसको भी जो है हम लोग लगातार प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिस प्रकार से आज उनकी चिंता कर रहे हैं, उसी प्रकार से सभी दल आगे आकर इस नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पारित करें और महिलाओं
सरोवर नगरी से दूर जनपद नैनीताल के तमाम क्षेत्रों में इन दिनों वन्यजीव जानवर देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते अभी हाल ही में एक दोपहिया वाहन की चपेट में आया तो दूसरे ने पिंजरे में बंद कर दिया गया। और साथ ही तीसरी घटना भीमताल ब्लॉक के ग्राम रानीबाग इंदिरा नगर की है, जहां पर पिंजरे में कैद हुआ वन्यजीव जानवर। ये मामला काठ गोदाम हल्द्वानी शहर के नजदीक का है। यहाँ गाँव शहर के नजदीक है, जहाँ इस तरह वन्य जीवों का आना भविष्य के लिए चिंताजनक बना हुआ है। पिंजरे में कैद होने के बाद भी वन्यजीव जानवर ऐसे गुर्रा रहे हैं जैसे कि सामने वाले को फाड़ कर रख दे। और इस दौरान भीमताल ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश सिंह बिष्ट ने बताया है कि जो आदमखोर वन्यजीव नहीं पकड़ा जाता, वन विभाग पूरी तरह मुस्तैद रहे। और साथ ही उन्होंने कहा है कि 3 वन्यजीव जानवर का पकड़ना क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा चिंताजनक का विषय बना हुआ है, जहां तहां वन्यजीव का दिखना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने वन विभाग लापरवाही न बरते और समय समय पर निगरानी करते रहे। और साथ ही डॉक्टर बिष्ट का कहना है कि जंगल हमारा चोली दामन है जैसा ही है, और साथ ही घास लकड़ी आदि के लिए कभी आना, पानी आदि के लिए, लाइन आदि के लिए भी जाना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा है कि गांव वाले काफी भयभीत हैं, जागरूक रहने की आवश्यकता भी है। नैनीताल के भीमताल ब्लॉक में लगातार मानव वन्यजीव संघर्ष में अनेक लोगों की मौतें हो चुकी हैं, और जिसमें 2 बंगाल टाइगर और अनेकों गुलदार पकड़े गए। एक दिन में 3 बाघों का पकड़ा जाना वास्तव में चिंताजनक है। और कल भी रानीबाग में एक और बाघ पकड़ करके रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया। मेरा मानना है कि जब तक वन विभाग तब तक सुस्ती ना करे जब तक कि जो आदमखोर बाघ है वो पकड़ा ना जाए, और जब तक कि इस बात की पुष्टि न हो जाए कि जितने बाघ पकड़े गए हैं उनमें वास्तव में ये आदमखोर है, जब तक उसका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा हमें आदमखोर बाघ का, तब तक वन विभाग वहाँ पर पिंजरे लगाए और जो भी रात में गश्त है या जो भी ट्रैंकुलाइज करने वाला काम है उसको लगातार करे। और मैं समझता हूँ कि गाँव वालों को अभी भी बहुत ज़्यादा भयभीत हैं, जागरूक रहने की आवश्यकता है। गाँव में अनावश्यक रूप से बाहर न घूमें, जंगलों में न जाएँ, और लेकिन जंगलों में न जाए जहाँ हम कह रहे हैं। लेकिन वन विभाग से मैं कल के दिन में भदुनी गांव गया था, जहाँ एक व्यक्ति को बाघ ने निवाला बनाया था। तो वहाँ के लोगों की शिकायत थी कि एक दिन चारा देने के बाद उसके बाद उन्होंने साइलेज देना बंद कर दिया। आज फिर गांव वाले घास के ढूंढ में जंगल को जाना पड़ रहा उनको। तो वास्तव में अगर माना इस तरह से कोई अप्रिय घटना घटती तो इसके लिए वन विभाग जिम्मेदार रहेगा, क्योंकि साइलेज की जिम्मेदारी वन विभाग की है अगर जंगल में न जाएँ। वैसे भी जंगलों से हमारा चोली दामन का साथ है। जंगलों में हमने पानी लगाने के लिए, हमें चारा पत्ती के लिए, लकड़ी के लिए, हमारी जो नहरें हैं उनकी सिंचाई के लिए, सबके लिए हमें जंगलों पर निर्भर रहना पड़ता। और हमारे घर जो हैं जंगलों के नज़दीक पे ही हैं, तो इसलिए हमारा जाना वहाँ पर इसलिए भी आवागमन बहुत ज़्यादा होता है। वन विभाग एक्टिव रहे। वन विभाग से मेरा सब सख्त निर्देश भी है कि कम से कम तब तक जब तक आदमखोर बाघ की पहचान नहीं हो जाती तब तक वो अपने हाथ पैर ढीले ना करे, अपना लगातार जो कार्यक्रम उसका है उसे चालू रखे और तुरंत साइलेज उन प्रभावित गाँव में पहुंचाए, और जो भी सोलर लाइट व्यवस्था है वहाँ हो सकती हैं वहाँ पहुंचाए। अगर जब तक ये आदमखोर बाघ नहीं पकड़ा जाता तब तक गांव वालों को, भीमताल के तमाम नागरिकों को सतर्क होने की आवश्यकता है। गया जिले के डोभी स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दौरान एक 23 वर्षीय युवती की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा किया है। आपको बता दें, परिजनों का आरोप है कि चिकित्सक की लापरवाही और गलत तरीके से दिए गए इंजेक्शन के कारण हमारी बेटी की जान गई है। मृतका की पहचान 23 वर्षीय डॉली कुमारी के रूप में हुई है। पीड़िता की मां नीजू केशरी ने बताया है कि बीती रात लगभग 2:30 बजे डॉली की तबीयत बिगड़ने पर उसे तुरंत सरकारी अस्पताल डोभी ले जाया गया था, और परिजनों का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के करीब 3 घंटे बाद
डॉली की मृत्यु हो गई और साथ ही चिकित्सा अधिकारी अमित कुमार के वाहन चलाने वाले चहेता डॉक्टर ने लगाया इंजेक्शन और साथ ही परिजनों ने बेहद चौंकाने वाला आरोप लगाते हुए कहा कि इलाज के दौरान घोर लापरवाही बरती गई। उनके अनुसार अस्पताल में मौजूद किसी पेशेवर स्वास्थ्य कर्मी के बजाय एक ड्राइवर द्वारा हमारी बेटी को इंजेक्शन दिया गया है, जिसके बाद उसकी स्थिति और बिगड़ती गई और उसकी मौत हो गई है। वहीं इस पूरे मामले पर चिकित्सा पदाधिकारी अमित कुमार ने परिजनों के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इलाज में कोई लापरवाही नहीं बरती गई है और साथ ही लगाए गए आरोप गलत हैं। हाँ, 29 तारीख 2:30 बजे रात में तो घटना घटी। तबीयत खराब हुआ, हल्का पेट में दर्द हुआ। उसके बाद हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में जो है कि पानी चढ़ा और उसके बाद डॉक्टर जो है अपने से नहीं, डॉक्टर कोई दूसरे आदमी से दिलवाया। डॉक्टर चेंबर से अपना निकलवे नहीं किया, अपने से इलाज डॉक्टर नहीं किया। ये अपना पता लगता है कि उनका ड्राइवर थे, वो ड्राइवरे से इंजेक्शन वगैरह दिलवाए। इंजेक्शन वगैरह दिलवाने के बाद मेरा बच्ची का हालत ख़राब हो गया। डॉक्टर का कहना है कि जब से पेशेंट वहाँ गई है तब से लगातार इलाज वही कर रहे थे। हाँ, वही कर रही थी। डॉक्टर ही कर रहे थे इलाज? नहीं, डॉक्टर नहीं कर रही, डॉक्टर के ड्राइवर कर रही थी। ड्राइवर कर रहे थे? डॉक्टर नहीं कही। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? आप हम लोग यही चाहेंगे कि भाई डॉक्टर का अमित कुमार नाम है ना, अमित कुमार का कुछ हिसाब होना चाहिए। कितना उम्र है आपका बेटी का? मेरे बेटी का 23.5 साल है। ये कैसे पता चला कि ये घटना हुई आपको? मतलब मृत्यु जो हुआ वो कैसे पता चला? उस समय आप लोग वहीं थे? वहाँ नहीं था, वहाँ था लड़की का माँ था, लड़की का भाई था, हम तो घर में थे। तो वहाँ जब अदर लेडीज़ कोई हॉस्पिटल का नहीं, कोई अदर लेडीज़ जो है आँख फाड़ के देखा और वही बोला कि बाबू ये तो रहे थोड़े, ये तो चलते रहे। तब जो है हल्ला गुदाल होना चालू हो गई। थाना में आवेदन दिए? थाना में भी आवेदन तो नहीं पड़ा है अभी। तो थाना वाला जैसे पोस्टमार्टम का कागज बना था, पोस्टमार्टम में गया है। अब उधर से आने के बाद आवेदन दिया जाएगा। मेरा साथ कुछ नहीं हुआ, हम लड़की के साथ हुआ। क्या हुआ है? तबीयत खराब था, एक तो उल्टी हुआ, हॉस्पिटल में लेके गए। कौन सा हॉस्पिटल? सरकारी हॉस्पिटल। उसको बाद में वहाँ भर्ती किए, फिर वहाँ लाश आया दूठो। एगो डॉक्टर के अथी था, ड्राइवर था, वो आया। तो उसके बाद में नर्स दोनों पानी चढ़ाई, सुई लगाई। उसके बाद में फिर चल गई नर्स दोनों, सवेरे आई दोनों। डॉक्टर अपने से सुइया नहीं दिया? डॉक्टर का ड्राइवर था, वही सुई दिया, एगो हाथ में एगो कमर में। हमको बेटी का जीवन चलिए वही से। क्या नाम था उसका? डोली कुमारी। हम लोग को पता नहीं रहा, बोला कि हमको बेटा बोला कि डॉक्टर साहब से हुआ कैसे ऐसे कर रही है, तो नहीं सुई दिए ने 1 घंटा आराम करेगी नहीं तो उसको होश आ जाएगा। और उसको बाद फिर डॉक्टर आया तो वो भी बोला कि नहीं लूट लग गया है, 1 घंटा आराम करेंगे तो उसको होश आ जाएगा। से बोला डॉक्टर बाद में आके सुई दिया है डॉक्टर के ड्राइवर। उसको बाद में जब सुबह हुआ तो एगो लेडीज आई हॉस्पिटल में, तो वो बोली ऐसे अखिया करके देखी तो बोली कि बाबू ये लड़की नहीं है। डॉक्टर बोल रहा है ना कि लेडीज जो है वो इलाज की है, क्या सही है? हाँ, लेडीज पानी चढ़ाइए भैया, सिर्फ पानी चढ़ाइए। हाँ, सुई लगा के पानी में हाथ में लगाई, सुई पानी में लगाई है
और दोबारा सुई दिया है वो डॉक्टर के ड्राइवर से, एगो हाथ में दिया और एगो कमर में दिया। आप वहीं थे उस समय? हम वहीं थे, हाँ थे, हमको बेटा था, दोनों वहीं था। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? डॉक्टर पर कार्रवाई होना चाहिए? क्या हाँ, चाहते हैं? कार्रवाई होना चाहिए, हमको जवान बेटी चल गई, कार्रवाई होगा ना। कौन सा जगह यह? डोभी है। खबर लखीसराय से, जहां इस तस्वीर को गौर से देखिए। तस्वीर किसी और जगह की नहीं बल्कि एटौन पंचायत के महंत स्टेडियम के पास की है। एक तरफ पूरा देश 1 मई यानी कि मजदूर दिवस मना रहा है, मजदूरों के अधिकारों और साथ ही उनके हितों के लिए लेकर चर्चा कर रहा है। दूसरी ओर यहां मजदूरों से काम कराया जा रहा है। अब यह सवाल उठता है कि आखिर ये काम मनरेगा योजना के तहत हो रहा है या किसी अन्य फंड से, क्योंकि हाल ही में हुई मासिक बैठक में ये साफ तौर पर कहा गया था कि फिलहाल पंचायत में कोई विकास कार्य संचालित नहीं हो रहा है। और यह जानकारी खुद महिला पंचायत के मुखिया डब्ल्यू पासवान ने अधिकारियों के सामने रखी थी, लेकिन अब तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। अगर ये कार्य मनरेगा के तहत हो रहा है तो फिर इसे चोरी छिपे क्यों कराया जा रहा है? जब पूरा प्रशासन मजदूर दिवस के आयोजन में व्यस्त था तब यहाँ काम जारी था। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि यह काम कर रहे मजदूरों की हाजिरी किस माध्यम से दर्ज की गई है? क्या इनकी उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की गई है या बिना हाजिरी के ही मजदूरों से काम कराया जा रहा है? आखिर अपने आप में बड़ा सवाल बन गया है। आखिर इन मजदूरों की लड़ाई में साथ कौन देगा? यूनियन के नेता और लीडर आगे अगुवाई करेंगे या नहीं? नहीं खुल पाता, इसलिए सभी पंचायतों में काम तो चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा है? सब पंचायतों में चल रहा है। नहीं चल रहा है, जब मलिया तो चलना चाहिए। 20 स्कीम से अधिक नहीं खुल पाता, उसके लिए खिलाफ तो खुलना चाहिए। जिस पंचायत में 20 स्कीम से ज़्यादा है वहाँ तो खुलना चाहिए, वहाँ भी तो नहीं। देखिए कि क्यों मलिया में क्यों नहीं हो रहा है? 20 से अधिक है सर, हम देखते हैं। आइएगा, बैठिए, दिखा देते, बैठ के देख लीजिए। खबर कोटा से है, जहां प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय कमला उद्यान कोटा में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस बड़े ही सम्मान और उत्साह के साथ मनाए गए। इस अवसर पर कोटा संभाग प्रभारी राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी उर्मिला दीदी जी ने पधारे हुए सभी श्रमिक भाइयों को श्रमिक दिवस की बधाई, हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उर्मिला दीदी ने अपने संबोधन में कहा कि श्रमिक दिवस किसी भी देश की प्रगति की मजबूत नींव होते हैं। वे अपने कठिन परिश्रम, समर्पण और अथी पसीने से देश के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। मजदूर वर्ग दिन रात मेहनत कर राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देते हैं, इसलिए उनका सम्मान करना सभी का कर्तव्य है। कार्यक्रम के दौरान सेवा केंद्र की दीदियों द्वारा उपस्थित सभी श्रमिक भाइयों को तिलक लगाकर, पटका एवं बैच लगाकर आत्मीय स्वागत किया गया। इस अवसर पर सभी श्रमिक भाइयों को नशे से दूर रहने और साथ ही प्रतिज्ञा भी करवाई गई, जिससे स्वास्थ्य और सशक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के पश्चात सेवा केंद्र में स्थित आध्यात्मिक आर्ट गैलरी का भी सभी को दर्शन कराया गया। यह आयोजन श्रमिकों के प्रति सम्मान, जागरूकता और सकारात्मक जीवन मूल्यों को बढ़ावा देने का पहला प्रेरणादायक कार्यक्रम रहा है। कोटा शहर के थर्मल पावर प्लांट शहर में परिसर में एक बार फिर भालुओं की एंट्री से कर्मचारियों में दहशत फैल गई। इस बार 2 भालू फायर स्टेशन की ओर जाने वाली
सड़क के बीच बने गार्डन क्षेत्र में नजर आए हैं। घटना का वीडियो भी सामने आए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों भालू काफी देर तक परिसर में घूमते रहे और साथ ही भालुओं को देखकर कर्मचारी अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षित स्थानों पर चले गए। थर्मल प्लांट क्षेत्र में भालुओं की मौजूदगी ने नई बात को बना दिया और साथ ही आपको बता दें, कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि थर्मल प्रशासन बार बार घटनाएं होने के बावजूद ठोस कदम नहीं उठा रहा, जिससे हर समय भय का माहौल बना रहता है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।